Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन पर मेजर फोकस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सेक्शन है जो कि आपको सिलेक्शन लेने में मदद कर सकता है. सो इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है, जहां पर आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ और कुछ ट्रिक्स के साथ. यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की हम श्योरिटी देते हैं. साथ ही आपको फुल सिलेबस नोट्स मिल जाएंगे, जिसको इजीली मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो. फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें से एज इट इज 100% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं. तो स्टूडेंट्स, ये मॉक टेस्ट आपकी फाइनल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज मिल जाएगी, वो भी आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. सो अगर आप स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करते हो अभी भी, तो बहुत इजीली पेपर वन में अच्छा स्कोर कर सकते हो. फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए. स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है. इसके ओवरव्यू के बाद आप कंटेंट पर क्लिक करोगे. यहाँ पर आपके सामने मेरे लेक्चर्स हैं. अगर आप सिर्फ यहाँ पर इस फोल्डर में मेरे लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स को फॉलो करते हो, तो भी आपका सिलेक्शन 100% होगा ही. इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फ्री डेमो वीडियोस भी हैं एंड यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जहां पर आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड टेस्ट मिल जाएंगे, जो कि काफी है आपकी तैयारी के लिए. सो गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो एंड इसको इजीली ज्वाइन भी कर सकते हो. फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल वैलिडिटी इन रिसर्च रेफर्स टू व्हाट. सो देखो, वैलिडिटी का मतलब होता है रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये, जो हमें बताती है कि रिसर्च के लिए हम जो भी प्रोसेस या जो भी प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं वो सही है या गलत. अब दो प्रकार होते हैं वैलिडिटी के, एक्सटर्नल और इंटरनल. इनका एक पर्टिकुलर काम होता है. अब देखते हैं ऑप्शंस में क्या कहा है. द रिगर ऑफ स्टडी, यानी कि जो भी हम रिसर्च में स्टडी कर रहे हैं उसको इतनी स्ट्रिक्टली, इतनी कठोरता से किया जाना चाहिए कि वो हमें बेस्ट और जल्दी रिजल्ट्स दे दे. ये बिल्कुल गलत है. द एक्यूरेसी ऑफ प्रोसीजर, अब बच्चे बोलेंगे कि ये सही है क्योंकि मैंने अभी बोला. तो स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है ये सिर्फ वैलिडिटी की बताई गई है, बट क्वेश्चन में एक्सटर्नल वैलिडिटी कहा है, तो इस रिगार्ड में ये ऑप्शन भी गलत होगा. तीसरा है, द रिलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम विद द रिसर्चर्स पर्सनल लाइफ, कि रिसर्चर की जो निजी जिंदगी है उससे कैसे हम रिसर्च प्रॉब्लम को रिलेट करेंगे. तो इससे वैलिडिटी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया वैलिडिटी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि रिसर्च को बेहतर बनाने में मदद करता है. तो ये भी गलत है. लास्ट ऑप्शन है, द एक्सटेंट ऑफ जर्नलाइजेबिलिटी दैट द रिजल्ट प्रोवाइड, कि किसी भी जर्नलाइजेबिलिटी को कैसे हम एक्सटेंट, उसके एक्सटेंट तक पहुंचते हैं ताकि हमें रिजल्ट मिल सके. तो ये एक कीवर्ड है कि जब भी जर्नलाइजेबिलिटी यानी कि सामान्यीकरण की बात की जाती है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल वैलिडिटी. एंड इसी के साथ एक कीवर्ड है इंटरनल वैलिडिटी के लिए, जो कि है क्रेडिटेबिलिटी. तो यहाँ पर ये दो चीजें मैंने बता दी, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्शन रिसर्च. सो एक्शन रिसर्च क्या होता है, जहां पर हमें इमीडिएटली कोई डिसीजन लेना होता है, प्लानिंग का या किसी से परमिशन लेने का समय नहीं होता. लेकिन यहाँ पर नॉट पूछा है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा. ऑप्शंस आर, टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन ऑफ स्कूल. तो स्कूल की जो भी वर्किंग कंडीशन है, जो भी मैनेजमेंट है, उन सब के लिए एक्शन रिसर्च जरूरी होता है. यहाँ पर नॉट बोला है, इसलिए ये गलत आंसर हो जाएगा. टू स्टिमुलेट द स्टूडेंट्स टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग, स्टूडेंट्स को बताना कि अपने लर्निंग का स्टैंडर्ड बढ़ाओ. स्कूल मैनेजमेंट अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स कर रहा है एंड उनके स्टैंडर्ड को रेज करने के लिए एक्शन लिया जाता है इमीडिएटली. तो ये भी सही है, बट क्योंकि नॉट कहा है तो ये ऑप्शन गलत होगा. टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू अटेंड द स्कूल, अब देखो किसी बच्चे को अगर हमें मोटिवेट करना है तो पहले हमें उसके ऊपर बिहेवियरल स्टडी करनी होगी, उसका बिहेवियर समझना होगा, उसका पास्ट समझना होगा. तो ये एकदम से एक्शन लेकर के नहीं हो सकता, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है. एंड लास्ट ऑप्शन है, टू ऑर्गेनाइज हेल्दी एंड कोजेनियल एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव लर्निंग. तो इसके लिए भी इमीडिएट एक्शन लिए जा सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कि बच्चे को मोटिवेट करने के लिए इमीडिएट एक्शंस लेने की जरूरत नहीं होती. इसमें अच्छे से उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, तभी हम देख सकते हैं, तभी हम पता कर सकते हैं कि बच्चे में कहाँ प्रॉब्लम है एंड कैसे उनको मोटिवेट किया जा सके.
नेक्स्ट इज व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। सो शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है और उसकी क्या जरूरत है। आइडेंटिफाइंग मेजर प्रॉब्लम्स दैट नीड टू बी सॉल्व। कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर एजुकेशन में, उनको एकदम से सॉल्व अगर हमें करना हो तो उसके लिए एजुकेशनल रिसर्च होता है, गलत है। सर्चिंग फॉर द न्यू फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल अंडरलाइन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, ये भी गलत आंसर है। न्यू फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स जो है प्रोसेस ऑफ एजुकेशन में, ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है, एजुकेशनल रिसर्च रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आइडेंटिफाइंग द एम्स ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल सही। एजुकेशनल रिसर्च का यही मतलब है कि कोई बच्चा क्यों पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसके क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो इसीलिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट्स इन हार्ट अटैक। इस क्वेश्चन में दो टर्म्स दी हैं कि जो भी पर्सन तनावपूर्ण जीवन जीते हैं उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कहा है कि ये कौन सी रिसर्च हमें बताता है। ऑप्शंस आर डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, कोरिलेशनल या फिर फिजिबिलिटी रिसर्च। अब देखो स्टूडेंट्स, ये दो चीजें एक दूसरे पर डिपेंडेंट है कि कोई अगर तनावपूर्ण जीवन जी रहा है तो श्योरिटी है कि उनको हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। इस चीज को रिसर्च में कहा जाता है कॉज एंड इफेक्ट, कि एक चीज की वजह से किसी दूसरे चीज पर प्रभाव उसका पड़ सकता है। एंड जब भी हम रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, यानी कि व्याख्यात्मक शोध। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन इज। तो वो कौन सा रिसर्च होता है जिसमें इमीडिएटली हमें एक्शन लेना पड़ता है। अब देखो कई जगह ऐसी होती है, जैसे हॉस्पिटल है या स्कूल मैनेजमेंट है, वहां पर अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं तो सोचने समझने का या डिस्कशन करने का मौका नहीं मिलता। वहां पर हम लोगों को इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है। तो ऐसे में करेक्ट आंसर क्या है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, क्या उस समय अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम आगे कुछ कर सकते हैं, नहीं। एक्शन रिसर्च, इमीडिएटली हमें वहां पर कुछ ना कुछ निर्णय लेना होता है। फंडामेंटल रिसर्च यानी कि बेसिक रिसर्च जो कि सिर्फ नॉलेज को गेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, या फिर एम्पेरिकल रिसर्च जो कि केस स्टडी के दौरान सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एक्शन रिसर्च। अब आप लोगों ने अप्लाइड रिसर्च का नाम भी सुना होगा। एक्शन रिसर्च जो होता है वो अप्लाइड रिसर्च का ही एक टाइप होता है। एंड इमीडिएटली जब भी हमें कोई डिसीजंस लेने होते हैं तो वहां पर ये दोनों ही रिसर्च को यूज किया जाता है। इज द वेब पोर्टल ऑफ स्वयं प्रभा इज मेंटेन्ड बाय। सो स्वयं प्रभा क्या है, ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है एजुकेशन के लिए। इनका एक वेब पोर्टल है जो कि मेंटेन करता है दूरदर्शन, गूगल इंडिया ऑफिस, आईआईटी खड़गपुर या फिर इनफ्लिबनेट सेंटर। ओके, स्वयं प्रभा को मेंटेन किया जाता है इनफ्लिबनेट सेंटर के द्वारा। अब यहाँ पर एक होमवर्क क्वेश्चन पहले मैं आपको देती हूँ कि स्वयं प्रभा, इतना तो मैंने बता दिया कि ये हमें डीटीएच चैनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब होमवर्क क्वेश्चन ये है कि कितने डीटीएच चैनल स्वयं प्रभा हमें देता है एंड कितने सेशंस उसमें डेली रन होते हैं। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। ओके, सो जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था, करेक्ट आंसर है इनफ्लिबनेट। इनफ्लिबनेट की फुल फॉर्म क्या होती है। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ये होता है इनफ्लिबनेट सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड्रागोगी इज ऑल्सो रेफर टू एज। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड्रागोगी की बात की जाए, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अडल्ट लर्निंग। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हर एक ऑप्शन में अडल्ट लर्निंग की बात की गई है। तो ये क्या होता है, कंप्रेस्ड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग, कॉन्टिन्यूड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग या फिर कंडेंस्ड थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग। ओके, सो एंड्रागोगी होता है कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी ऑफ अडल्ट लर्निंग। इसमें बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया जाता है कि अडल्ट लर्नर्स कैसे सोचते हैं, क्या उनके विचार रहते हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के। एंड साथ ही एंड्रागोगी में अडल्ट लर्निंग एंड अडोलसेंट लर्निंग दोनों में डिफरेंस भी बताया जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्टरनेटिव एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि वैकल्पिक शिक्षा को और क्या कहा जाता है, फैमिली एजुकेशन, नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन, ट्रेडिशनल एजुकेशन या फिर नॉन फैमिली एजुकेशन।
देखो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, जैसे आप लोगों ने ओपन स्कूल्स के बारे में पढ़ा होगा, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में पढ़ा होगा, ये सब एजुकेशन क्या होती हैं? इनफॉर्मल होती है, नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन होती हैं। तो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन मतलब नॉन ट्रेडिशनल एजुकेशन। एंड यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन जो होती है वो होती है हमारी स्कूल एंड कॉलेज की एजुकेशन, जहाँ पर डेली स्टूडेंट्स को कॉलेज या स्कूल जाना होता है, लेक्चर्स अटेंड करने होते हैं। एंड ऑल्टरनेटिव एजुकेशन क्या होती है? जैसे जॉब के साथ साथ बच्चे पढ़ाई करते हैं, जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा कोर्सेज करते हैं, वो सब नॉन ट्रेडिशनल यानी कि ऑल्टरनेटिव एजुकेशन में चीजें आती हैं। अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर statements that encourage students to elaborate on an answers, either their own words or that of others, will be called। एग्जैक्ट डेफिनेशन दी हुई है, टीचिंग का ही एक मेथड है जिसकी ये डेफिनेशन है। इसमें कहा है कि टीचर की एक स्टेटमेंट, कई बार हम टीचर्स कुछ बच्चों को बोल देते हैं, अगर मैं एक ऐसी स्टेटमेंट बोल रही हूँ जिसमें मैं किसी स्टूडेंट को मोटिवेट कर रही हूँ, एनकरेज कर रही हूँ कि आपने जो आंसर दिया है वो सही दिया है, उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करो, चाहे बुकिश लैंग्वेज में, चाहे अपनी भाषा में इजीएस्ट वे में उसको इलेबोरेट करो, ऐसा जब टीचर बोलते हैं तो वो टीचिंग का कौन सा स्किल माना जाता है? Options are structuring, instructional variety, engagement in the learning process या फिर probing। So correct answer here is option number 4, that is probing। ये एक बेस्ट टीचिंग स्किल मानी जाती है जिसमें एज अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप किसी स्टूडेंट को मोटिवेट करो। एंड यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, बहुत से स्टूडेंट्स ने आंसर जरूर सोचा होगा। इंस्ट्रक्शनल वेराइटी होती है लर्निंग को कैसे हम अलग अलग तरीके से पढ़ा करके इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कि अगर टीचिंग का, लर्निंग का एक तरीका काम नहीं कर रहा तो उसको बदल कर हम किसी और तरीके से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट अपने तरफ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which method of research the independent variable is manipulated to observe and measure its effects on dependent variable? So research aptitude का ये क्वेश्चन है, वेरिएबल्स में से पूछा गया है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको अगर मैनिपुलेट किया जाए, उनमें अगर कुछ चेंजेस लाए जाएं एंड उनको चेंज होने के बाद उसका जो इफेक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर अगर हमें नजर आ जाए, तो इस रिसर्च को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, केस स्टडी या हिस्टोरिकल। अब देखो हिस्ट्री में तो जो चीजें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, इससे किसी भी चीज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ सकता, आप जितनी मर्जी रिसर्च कर लो। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को मानकर चले, तो साइंस लैब में अगर कोई एक्सपेरिमेंट करता है, एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिला देता है, तो पहले वाले केमिकल में भी तो कोई ना कोई चेंजेस होंगे ना। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस करने से डिपेंडेंट वेरिएबल में भी बदलाव, उसके इफेक्ट देखे जा सकते हैं। ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। कहीं पर भी किसी के भी चेंजेबल फिनोमिना की अगर बात की जा रही हो तो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल मेथड को ही सिलेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट्स टी टेस्ट इज टिपिकली यूज्ड इन। देखो टी टेस्ट यूज होता है, एक हमारे पास जी टेस्ट होता है रिसर्च में, टीचिंग में सॉरी, ठीक है। सो टी टेस्ट यूज किया जाता है इन कंपेयरिंग टू ग्रुप्स टू सी इफ देयर मीन्स डिफर। ठीक है, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स के, दोनों को हमने सेम टास्क करने के लिए दे दिया। अब हमें देखना है कि टी टेस्ट हमें ये बताता है कि दोनों ही ग्रुप्स की क्या परफॉर्मेंस रही, सेम टाइम दिया गया था, सेम टास्क उनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन है, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस। डायरेक्ट डेफिनेशंस दी गई हैं। परसेंटाइल रैंक, देखो अगर आपने थ्योरी सेशंस मेरे देखे हैं तो आपको पता होगा कि परसेंटाइल रैंक कहाँ पर दिए जाते थे। फाइनल एग्जाम्स में परसेंटाइल रैंक दिए जाते हैं, एंड फाइनल एग्जाम्स मतलब समेटिव इवैल्यूएशन। सो बी को हम ए से मैच कर लेंगे, बी को फर्स्ट से मैच करके देखो आंसर तो आपको यहीं से मिल गया। ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है जो क्लास के दौरान टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशंस होती हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोग, इसमें आंसर में थोड़ी सी गड़बड़ है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, स्टैंडर्ड्स इंडेसिव ऑफ मास्टरी,
Summative evaluation, percentile rank and standard scores are used for reporting. क्राइटेरियन रेफरेंस में क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया जाता है, जैसे मैंने मान लिया कि जिन स्टूडेंट्स के 60% से ज्यादा मार्क्स होंगे सिर्फ मैं उन्हीं को पास करूंगी, तो ये क्राइटेरिया जहां पर सेट कर दिया जाता है, इट्स इंटेंशन टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एंड नॉर्म रेफरेंस क्या करता है, एक स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है। द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इट इज टू identify scope and potential for improvement. Next question is also very important. The phrase TL modeling of teaching implies that TL, अब देखो टीचिंग लर्निंग बहुत इजी है। टीचिंग लर्निंग मॉडल जो होता है वो क्या बताता है, वो हमें सिर्फ यही बताता है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, अगर एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो दिखती सी बात है कि स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा रहेगा, स्टूडेंट्स का रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तो इसीलिए ये दोनों चीजें इंटीग्रली एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। Next is teaching differs from training and conditioning in so far as it promotes. टीचिंग और ट्रेनिंग मैंने डिफरेंस आपको बताए हैं कि दोनों चीजें एक दूसरे से अलग होती है। किस बेसिस पे, डिसिप्लिन ड्रिल, क्रिटिकल थिंकिंग, स्टडी एसोसिएशन या फिर मास्टरी ऑफ फैक्ट्स, ठीक है। सो ये क्रिटिकल थिंकिंग के लेवल पर चीजें एक दूसरे से बिल्कुल हमेशा अलग रहती है। टीचिंग में एक टीचर आकर के स्टूडेंट्स को नॉलेज देते हैं, उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं, उनको कुछ नया सिखाते हैं। ट्रेनिंग एक शॉर्ट पीरियड के लिए चलता है, 1 ईयर या फिर कुछ मंथ्स के लिए। एंड कंडीशनिंग क्या होता है, जो ऑलरेडी इनबिल्ट या फिर ऑलरेडी चीजें किसी स्टूडेंट के पास हैं, उनको जो नॉलेज है उस चीज को एक बेटर वे में लेकर जाना। सो क्रिटिकल थिंकिंग ही इन चीजों को आपस में अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a proposal that may provisionally serve as a starting point for further research is known as, ठीक है। सो इसको कहा जाता है हाइपोथेसिस, थ्योरी, मॉडल या फिर प्रिंसिपल। रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए एक इनिशियल लेवल पर इसको यूज किया जाता है, ये होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस स्टेप्स ऑफ रिसर्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो, सबसे पहला रिसर्च में होता है, आप लोगों को प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए जिसका सॉल्यूशन आप लोग ढूंढना चाहते हो। उसके बाद क्या हो जाता है, आप लोगों को हाइपोथेसिस भी जनरेट करना पड़ता है, परिकल्पना करनी पड़ती है कि अब इसका सॉल्यूशन लेने के लिए ये ट्रिक ट्राई करें, ये करें या फिर ये करें। तो एक हाइपोथेसिस एक ऐसा स्टेप होता है जहां से हमें आगे का रास्ता क्लियरली मिल जाता है। नेक्स्ट इज arrange the following steps in the process of hypothesis testing in proper sequence. So hypothesis testing के भी कुछ steps होते हैं। वैसे तो देखो, मैंने आपको बताया है कि steps of research होते हैं, उसी का एक पार्ट होता है hypothesis। अब hypothesis करने का भी कुछ rules होते हैं, कुछ steps होते हैं जो इस पेपर में पूछे गए हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ओके, सो हाइपोथेसिस के लिए सबसे पहले हमें सेटअप करना होता है नल या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अगर इस चीज को हमने सेटअप कर लिया तो आगे की चीजें इजी हो जाती हैं। यहां से देखेंगे तो ये दो ऑप्शंस हमारे गलत हैं। उसके बाद सेलेक्ट द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, महत्व का स्तर हमें देखना है कि किस लेवल पर कितना इंपॉर्टेंस हमें किसी चीज को देना है। अगला है फिर हमारे पास सी या ई, दो ऑप्शंस है, ठीक है। तो सी बोलता है एस्टैब्लिश द डिसीजन रूल, निर्णय नियम को स्थापित करना कि ये हमारा डिसीजन रूल है, हमें इतने के बीच में ही काम करना है। या फिर अगला है सिलेक्ट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर कि हम सिग्निफिकेंस के लेवल को सेलेक्ट करने के बाद टेस्ट के स्टेटिस्टिक को सेलेक्ट करते हैं। अब हाइपोथेसिस सेलेक्ट करने के बाद हमें उसकी टेस्टिंग भी करनी जरूरी होती है, तभी उसको फाइनलाइज किया जा सकता है कि क्या जो हाइपोथेसिस हम सही मान रहे हैं वो एक्चुअल में सही है या नहीं है। ये टेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ओके, सो इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद आता है एस्टैब्लिश द डिसीजन रूल, देन वी हैव परफॉर्मेंस कंप्यूटेशंस एंड लास्ट में कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अ सैंपल इज चूजन बिकॉज इट इज अवेलेबल टू द रिसर्चर, इट इज known as what? So it is known as probability sampling, convenience sampling, systematic या फिर objective sampling। तो देखो, ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग नाम का तो कोई भी पॉइंट रिसर्च में होता ही नहीं है, ठीक है। कन्वीनियंस क्या होता है, आपके पास, अब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आप कल मुझसे मिलना,
अब आप पूछोगे कि किस समय मिलना, मैं बोलूँगी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी भी आ जाना मुझसे मिलने। तो कन्वीनियंस होता है कि जो बेस्ट टाइम आपको सूट करता है, जो बेस्ट अवेलेबल फ्री टाइम आपके पास है। तो कन्वीनियंस सैंपलिंग भी ऐसे ही होता है जो अवेलेबल है। अब आपने रिसर्च के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाया, आपके पास जो अवेलेबल चीज़ें थी आपने उनको उठा लिया और अपना रिसर्च क्या कर दिया, डायरेक्टली स्टार्ट फिर यहाँ से कर दिया। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी हम सैम्पलिंग को डिटेल में देखेंगे। कन्वीनियंस सैम्पलिंग करेक्ट है। Which of the following curriculum development models come under technical scientific model? So देखो technical scientific model इतना important तो नहीं है, but फिर भी ये है ताबाज मॉडल, ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। Next question is, reflective level teaching is different from memory level because the pattern of communication that is involved in reflective level teaching is basically what? So आपको पता है टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी सबसे छोटा होता है मेमोरी, देन वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, सबसे छोटा मेमोरी, सबसे हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल, एंड मिडल में आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो इसमें कहा है कि रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो मेमोरी लेवल से बहुत अलग होता है, बिल्कुल सही। अब इसका कारण क्या है, बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव लेवल इज बेसिकली, इट इज बेसिकली ट्रांजेक्शनल, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांजेक्शनल मॉडल होता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि रिफ्लेक्टिव लेवल आपका ट्रांजेक्शनल होता है। Next question is, which of the following evaluation system provides choice for students to select from the prescribed courses? So कुछ समय पहले ही हायर एजुकेशन में ये इनिशिएटिव लिया गया है कि स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम आया है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके नाम से पता चल रहा है अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स को चूज किया जा सकता है, एंड क्रेडिट भी यहाँ पर स्टूडेंट्स को उस लेवल पर ही मिलते हैं। तो दैट इज CBCS। Next is, which of the following is a method of quantitative research? So quantitative research की जब भी हम बात करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को ही फॉलो करता है, ये हमेशा क्वांटिटी पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रिसर्च नल हाइपोथेसिस यानी कि शून्य परिकल्पना व्हेन रिजेक्टेड ऑफर्स द स्कोप ऑफ एक्सेप्टिंग द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इसमें कहा है कि जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, मतलब कि हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। क्योंकि नल के अलावा और ऑप्शन सिर्फ ऑल्टरनेटिव का ही होता है। अगर हम इसको भी रिजेक्ट करके कुछ नहीं करेंगे तो फिर हाइपोथेसिस का मतलब ही क्या बना। इसलिए नल को रिजेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेटिव को हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। Next is, when the null hypothesis is rejected but there will be chances for committing a beta rather than alpha error. तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ऐसे केस में जब भी हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं वो अल्फा एरर होता है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च मेथड employs internal and external criticism for shifting as evidences and data? तो ये होता है historical method। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग से रिलेटेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पूछा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ओके, सो दो टाइप्स होते हैं सैम्पलिंग के, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों के फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सिंपल रैंडम, डायमेंशनल। सिंपल रैंडम जो है इसका नाम ही बताता है ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। डायमेंशनल सैम्पलिंग होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी एक वीडियो है जिसमें ट्रिक्स के साथ ये चीजें याद करवाई गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आ गया। देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 है तो ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पर भी 1 है तो ये भी गलत है, ठीक है। इसके बाद स्नोबॉल सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग भी नॉन प्रोबेबिलिटी होता है। देन वी हैव क्लस्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग आता है आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर। Then we have quota sampling that is also non probability and stratified sampling आ जाता है, ठीक है। So correct answer है ऑप्शन नंबर 2, 3 and 5। यहां से आप याद रख सकते हो नॉन प्रोबेबिलिटी है कन्वीनियंस, वॉलेंटरी रिस्पॉन्स, पर्पसिव एंड स्नोबॉल। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो है, लिंक विल बी इन दी लिंक आई विल एड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
Next question is, a researcher studies the effect of peer group interaction on learning styles. The variable learning style in the study function is the dependent variable. ठीक है, निर्भर चर की as it is definition है. Which among the following is not a kind of plagiarism? So plagiarism क्या होता है? साहित्यिक चोरी होती है, जो कि रिसर्च के दौरान अगर की जाए तो वो एक अपराध के रूप में मानी जाती है. ठीक है, so इसमें कहा है नॉट अ काइंड. पैच राइटिंग, ऊपर से गलती करके उसको लिख देना, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लेजरिज्म. अनटेन्ड प्लेजरिज्म. एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल जो होता तो वो भी प्लेजरिज्म ही, इसमें नॉट पूछा है. डायरेक्ट भी एक टाइप ही है. अनटेन्ड प्लेजरिज्म यानी कि बेदाग साहित्यिक चोरी, उसको किसी भी तरीके की साहित्यिक चोरी नहीं माना जाता है. नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी द टीचर इज. सो बिहेवियरिस्ट थ्योरी जो होती है, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, उसके हिसाब से वो बोलते हैं कि टीचर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट और उनके माइंडसेट के हिसाब से क्लासरूम के एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है. यानी कि अगर छोटे बच्चे हैं तो पोएम्स के थ्रू, गानों के थ्रू, गेम्स के थ्रू उनको सिखाएंगे. बड़े बच्चे हैं तो उनको उस लेवल पर सिखाएंगे कि उनका प्रीवियस नॉलेज कितना है. तो इस हिसाब से यहाँ पर देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है. क्लासरूम फैसिलिटेटर, नो. स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज, ऐसा नहीं कि ज्ञान का भंडार है बस पटक दो बच्चों पर, ये भी गलत है. अ लीडर इन द क्लासरूम, टीचर एक लीडर कभी भी नहीं होता है क्लासरूम में. ठीक है, लास्ट है क्रिएटर ऑफ फेवरेबल लर्निंग कंडीशंस, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जहां पर बच्चे इंटरेस्ट के साथ चीजों को समझ भी सके और उनको पढ़ भी सके. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस आर एग्जाम्पल ऑफ. सो आपके पास जो नॉलेज है, आपने उस नॉलेज को अप्लाई भी किया, उसका विश्लेषण भी किया और फिर उसको सिंथेसिस यानी कि उसका संश्लेषण भी किया. तो ये किसका एग्जाम्पल होता है? हाईएस्ट लेवल अगर आप अपने थिंकिंग एबिलिटीज को लेकर जाते हो तो ही आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हो. देखो ये कहाँ से क्वेश्चन आया, लेवल्स ऑफ टीचिंग में से आया. मेमोरी लेवल में जो आप सीखते हो, क्या उस चीज को कहीं अप्लाई कर सकते हो? नहीं कर सकते. अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप उसको थोड़ा सा डीपली समझते हो, लेकिन फिर भी आप नहीं समझते कि कैसे उसको अप्लाई करना है एंड कैसे उस चीज को एनालाइज करना है. सो यहाँ पर उसके बाद आता है आपके पास हाईएस्ट लेवल, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हमें बताता है जहां पर हम अपने नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ कमी रही थी, कहाँ हमसे गलती हुई थी और कैसे उससे बाहर निकला जा सकता है. फर्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला इज एन इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट एंड यूनेस्को डिक्लेयर्ड इट टू अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द ईयर व्हाट. सो तक्षशिला एंशियंट इंडियन यूनिवर्सिटी है जो कि बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस थी. इस यूनिवर्सिटी को अब एज एन यूनिवर्सिटी तो कंसिडर नहीं किया जाता, ये यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर कर दी गई है. कौन से ईयर में ये डिक्लेरेशन हुआ था, इस एग्जाम में इस क्वेश्चन में पूछा गया है. अब देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शंस है 1980, 90, 92 और 78. सो इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले आपको ये भी बता देती हूँ कि तक्षशिला के साथ साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया था एंड ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में आएगा. इसको 2009 में डिक्लेयर किया गया था एंड तक्षशिला को 1980 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज थ्रू ऑल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस ओपन टू गर्ल इन 1883. सो देखो गर्ल्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ने सारे एग्जामिनेशंस जो हैं वो खोल दिए थे, यानी कि गर्ल्स को किसी भी तरीके के कॉलेज में एंट्री लेने के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ता था. 1883 में ये कौन सी यूनिवर्सिटी ने शुरुआत की थी? ये इलाहाबाद थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास. ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास नहीं होगा, करेक्ट आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन नंबर 2. अब देखो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास 1881 में काम किया था, सेम काम उन्होंने किया था. और बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने 1883 में गर्ल्स के लिए सारे एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन बंद कर दिए थे. उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 1877 में
कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने जो मैट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक्स का एग्जामिनेशन होता है वो भी गर्ल्स के लिए बंद करवा दिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एंशियंट इंडिया एजुकेशन वाज फ्री। क्या पुराने समय में जो एजुकेशन होती थी वो बिल्कुल फ्री होती थी? बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन एंशियंट इंडिया एजुकेशन वाज सेंट्रलाइज्ड। सो देखो, सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन नहीं होती थी, एजुकेशन हमेशा नॉन सेंट्रलाइज्ड होती थी। इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अब देखो क्या होता था, सेंट्रलाइज्ड होता है कि किसी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का बच्चों को पढ़ाया जाएगा। जैसे आजकल सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन होती है, कोई नॉन मेडिकल का बच्चा है उसको सिर्फ नॉन मेडिकल का ही नॉलेज होगा, बाकी चीजों के बारे में कुछ नहीं पता होगा। लेकिन अब उस समय एजुकेशन नॉन सेंट्रलाइज्ड होती थी, यानी कि आपकी इनर नॉलेज के साथ साथ, इनर डेवलपमेंट के साथ साथ आपकी आउटर डेवलपमेंट भी होती थी। आपके सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा वेद पुराण भी पढ़ाए जाते थे। इसलिए स्टेटमेंट टू बिल्कुल गलत है और स्टेटमेंट वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लॉजिकल स्टेप्स फॉर एन इंस्ट्रक्शन डिजाइन सिस्टम अंडर मूक। सो सबसे पहले मूक का पता होना चाहिए। मूक क्या होता है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। यहाँ पर कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कोर्स के लिए इजीली एनरोल हो सकते हैं। ओके, सो इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि पूछे गए हैं। पॉलिसी एनालिसिस, नीड एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस, लर्नर एनालिसिस एंड असाइनमेंट एनालिसिस। अब देखो ये वाला क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मूक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका हायर एजुकेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट सब जगह पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक पर्सन को पता होना चाहिए कि उनकी नीड्स क्या क्या है। अगर आपको पता होगा आपकी क्या जरूरत है, क्या सीखना चाहते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। पहले नीड एनालिसिस है, देन वी हैव कंटेंट एनालिसिस, देन लर्नर एनालिसिस, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीन ही स्टेप्स इसमें होते हैं। Next question is, the University of Calcutta, Bombay and Madras were to set up on the model of what? So ये तीनों यूनिवर्सिटीज कौन से मॉडल पे सेटअप हुई थी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। सो करेक्ट आंसर से पहले ईयर बता देती हूँ कि जो भी ये सेटअप हुआ था ये 1857 में सेटअप हुआ था, एंड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पैटर्न को इसमें फॉलो किया गया था। Next is, as per NEP 2020, gross enrollment ratio GER is sought to be achieved to the extent of 50% by what? So देखो NEP 2020 के बहुत सारे एम्स हैं, बहुत सारे टारगेट्स हैं। इन्होंने कहा था कि 50% हम अपना ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की, इसमें कितने बच्चे एनरोल हो जाएंगे उसका एक इन्होंने टारगेट रखा है 50% का। वो कब तक अचीव करने वाले हैं? तो ये अचीव होगा 2035 तक, 2035 तक। ठीक है, 10% इनका टारगेट था 2030 तक। तो कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द ईयर। सो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है अपने साइंस और टेक्नोलॉजी। आज के समय में चंद्रयान ये सब इंडिया ही तो कर रहा है ना? सो कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए, कैसे उन पर मेजर फोकस करके लोगों का इंटरेस्ट उस तरफ बढ़ाया जाए, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बनाया गया था 1971 में, जो कि मई के मंथ में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंशिएंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इंक्लूडेड एजुकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टेक्स्ट। सो एंशिएंट टेक्स्ट की जब भी हम बात करते हैं तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि हम धर्मसूत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, next question is, according to NEP 2020, India will be promoted as global study destination, providing premium education at affordable cost, thereby helping to restore its role as what? So देखो NEP 2020 ये बोलता है कि ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन में इंडिया का नाम भी आ जाना चाहिए प्रीमियम एजुकेशन के लिए, यानी कि बेस्ट एजुकेशन के लिए। ठीक है, एंड इसका जो भी अफोर्डेबल कॉस्ट है वो सब गवर्नमेंट लेने को तैयार है। एंड इसमें इसका रोल क्या होगा? इसका रोल होगा विश्व गुरु के नाम से इंडिया को जाना जाएगा। ये एनईपी 2020 का एक टारगेट है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंपीरियल लाइब्रेरी विच ही वांटेड टू सी एज अ फ्यूचर वुडलियन लाइब्रेरी और ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ द ईस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसको देख लीजिए। करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
Which of the following specific programs are initiated by UGC for the promotion of values and ethical practices? So UGC ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जिससे कि वो विशिष्ट कार्यक्रम को जिससे कि वो मूल्य और नैतिक प्रथाएं जो हैं इंडिया में उसको बढ़ा सके। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शंस आर जीवन कौशल, सेकंड इज दीक्षारंभ, विश्व भारत, गुरु दक्षता, विश्व दर्शन। सो जीवन कौशल भी है, देन वी हैव दीक्षारंभ एंड लास्ट इज गुरु दक्षता। ये तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, नैतिकताओं के बारे में बच्चों को जो सिखाया जाएगा वो इन्हीं की मदद से सिखाया जाएगा, ऐसा यूजीसी ने डिसाइड किया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCIVE? सो इस तरीके के फुल फॉर्म्स आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। इट स्टैंड्स फॉर नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन क्या बोलती है कि अपना जो डेली के सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वट एवर द सब्जेक्ट्स वी हैव, उनके अलावा हमें वोकेशनल एजुकेशन यानी कि एक्स्ट्रा जो आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे वोकेशनल में आपको कंप्यूटर्स हो सकता है, अगर जिन स्टूडेंट्स को आगे वेब डिजाइनिंग में जाना है, जिन लोगों को मैकेनिकल साइड इंटरेस्ट है उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स, जिनको नर्सिंग में जाना है उनके नर्सिंग के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। तो इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन जरूरी है एंड इसके लिए कमेटी बनाई गई है, दैट इज कॉल्ड नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। हर गवर्नमेंट स्कूल में ये अभी प्रोग्राम रन हो रहा है बहुत सालों से। Which of the following are the state universities of India? Very important question. State, center और जितने भी प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं नाम इनके याद रख लीजिए। स्टेट यूनिवर्सिटीज में सबसे पहला नाम जो आता ही है वो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी गुजरात, दूसरा है आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और तीसरा है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आसाम। ये तीन नाम स्टेट के नाम पर बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। देखो ये करेक्ट आंसर इजीली आपको मिल गया। ओके, यही क्वेश्चन बार बार आता है। अब होमवर्क क्वेश्चन ये देती हूँ कि बताइए नागालैंड यूनिवर्सिटी एंड सिक्किम यूनिवर्सिटी, ये स्टेट है, सेंटर है, कौन सी यूनिवर्सिटीज की कैटेगरी में आती है? एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज which of the following are included among the institutes of agricultural research? एग्रीकल्चरल रिसर्च के इंस्टीट्यूट में कौन कौन से आते हैं नाम? ये आते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड इंडियन डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर किसी भी तरीके के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के बारे में नहीं है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस बहुत इजी थे। According to NEP 2020, the first vertical of Higher Education Commission of India will be the, so इनके हिसाब से एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला वर्टिकल क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, कि नेशनल लेवल की एजुकेशन जो है उसको रेगुलेट, उसको शुरू कैसे किया जाए, इन सब चीजों का प्लान करना। ओके, सो NHERC इज द करेक्ट आंसर। दूसरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि नेशनल एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो है ये किस कमीशन के द्वारा NEP के अंडर डिक्लेयर की गई थी? तो आपका आंसर होना चाहिए हायर एजुकेशन कमीशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट इज Zhuangzhang visited India and became student of Takshila University। तो क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि Zhuangzhang तक्षशिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं थे। Zhuangzhang visited India and became student of योग शास्त्र, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो तक्षशिला में नहीं पढ़े थे, वो योग शास्त्र के स्टूडेंट थे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नीति आयोग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो नीति आयोग इज नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टेट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना स्टेट्यूटरी बॉडी है। ये कौन सी बॉडी है? ये प्लानिंग कमीशन। देखो पहले हमारे पास एक प्लानिंग कमीशन होता था, बताइए कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया? प्लानिंग कमीशन होता था उसको बंद कर दिया गया और उसी साल कुछ ही समय में नीति आयोग को चालू कर दिया गया। तो नीति आयोग भी प्लान करता है, लेकिन ना ये स्टेट्यूटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है। ओके, अगला स्टेटमेंट है नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थिंक टैंक है, ये हेल्प करता है सिर्फ सोचने में, डिसीजन लेने में, आगे उस पर कैसे काम करना है ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। नेक्स्ट इज इग्नू होस्ट secretariats of the SAARC कंसोर्टियम ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, जिसको
सैकोडिल कहा जाता है एंड द ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क इनिशियली सपोर्टेड बाय, सो ये दो इनिशिएटिव की बात की गई है, सैकोडिल एंड ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटी नेटवर्क। इन दोनों को सपोर्ट किसने किया था? इन दोनों को यूनेस्को ने सपोर्ट किया था एंड होस्ट किया था इग्नू ने। तो ये क्वेश्चन भी एज इट इज गोल गोल करके पूछा गया है 2 से 3 बार। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ समन्वय? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी फुल फॉर्म है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं या जितने भी ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं वो कब बनाए गए, उनकी फुल फॉर्म्स और कौन उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री कौन सी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जरूर पढ़कर जाना। अगर ये चीजें अभी तक नहीं पढ़ी हैं, इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है technical education in is that which emphasizes on learning on teaching, learning on techniques as technical procedures and necessary skills, and aims at preparing technicians usually above the secondary level. There is no distinction between vocational education, industrial and technical education. So यहाँ पर देखो ये है स्टेटमेंट 1 लिखा हुआ, ठीक है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है और स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसमें कहा है कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन, यहाँ पे नो नहीं होगा, डिस्टिंक्शन होती है वोकेशनल, इंडस्ट्रियल और टेक्निकल एजुकेशन के बीच में। ओके, अंतर होता है, तीनों बिल्कुल डिफरेंट डोमेन पे काम करती हैं, तीनों का बिल्कुल डिफरेंट रोल्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग टीचिंग का मेथड एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे होता है जिसमें किसी भी स्टूडेंट के क्रिएटिविटी लेवल को हम चेक करते हैं एंड उसको बढ़ाया जाता है। इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स तो नहीं होते, लेकिन 6 से 10 स्टूडेंट्स एक बार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाता है, रैंडम टॉपिक हो सकता है, जनरल टॉपिक हो सकता है, जिसको लेकर के वो नए आइडियाज को जनरेट करते हैं। सो ऑप्शंस गिवन है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज, के इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे विचार एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सेकंड है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद फीडबैक प्रोवाइडेड, यानी कि इसमें छोटे छोटे स्टेप्स के साथ साथ फीडबैक भी दिया जाता है हर स्टेप के बाद। कंटेंट डिलीवरी इन लिक्विड लैंग्वेज, स्पष्ट भाषा में किसी भी चीज को प्रेजेंट किया जाता है। थीम बेस्ड इंटरेक्शन अमंग द पार्टिसिपेंट, की जितने भी, जैसे मैंने आपको बताया 5-6 लोग होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उनको कोई थीम दे दी जाती है, उसी के ऊपर डिस्कशन होता है। तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं है, मैंने आपको अभी क्लियरली बताया था कि जनरल टॉपिक या कोई भी बेसिक टॉपिक स्टूडेंट्स को दिया जाता है जिस पे डिस्कशन होती है। एंड डिस्कशन इसलिए होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज, क्योंकि ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड जनरेट करने में हमें हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चैनल ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक्ड फ्रॉम बायसैग। ओके, सो यहाँ पर कहा है कि स्वयं प्रभा के जितने भी 40 डीटीएच चैनल है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, वो बायसैग के द्वारा अपलिंक किया जाता है, वही इसको हैंडल करते हैं। तो बायसैग कहाँ पर सिचुएटेड है? औरंगाबाद, हैदराबाद, गांधीनगर या बेंगलोर? तो ये बेसिक स्टेटमेंट है, पहली लाइन होती है स्वयं प्रभा की कि बायसैग गांधीनगर के द्वारा मैनेज और हैंडल किया जाता है। एंड पहले आपने देखा होगा इसमें 32 डीटीएच चैनल्स थे, फिर इसको बढ़ा करके 34 किया गया और 2023 में ये 40 डीटीएच चैनल्स को हैंडल करता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब समेटिव इवैल्यूएशन इन इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स। तो यहाँ पर योगात्मक मूल्यांकन की बात की गई है। अब किसी भी चीज की समरी कब होती है? किसी, हम बोलते हैं ना कि पूरा चैप्टर आज मैंने आपको पढ़ा लिया, पूरा टॉपिक एक यूनिट मैंने आपको पढ़ा ली और मैंने बोला समराइज करो। समरी किसी चीज की एंड में होती है। वैसे ही इवैल्यूएशन जो है, समेटिव इवैल्यूएशन, वो हमेशा एंड में ही काम करता है। अब एंड में क्या होता है, आप लोगों का पूरा साल खत्म हो गया, एंड में आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो ये समेटिव इवैल्यूएशन होता है जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं। सो ऑप्शंस देखते हैं। द टीचर क्लैरिफाइज द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, तो क्लास में तो नहीं होता, मैंने अभी बताया एंड में होता है। आगे है अ टीचर अवार्ड्स ग्रेड्स टू द स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क, कि कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट्स को मार्क्स या ग्रेड्स दिए जाते हैं टीचर के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है ड्यूरिंग इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स इन क्लासरूम टीचर प्रोवाइड फीडबैक, तो जिस भी इवैल्यूएशन में फीडबैक दिया जाता है उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। ये पूछा है थर्ड ऑप्शन में।
द लर्नर्स मोटिवेशन इज रेज्ड बाय टीचर थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन ड्यूरिंग फीडबैक। तो फीडबैक के दौरान टीचर जो है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, ये समेटिव इवैल्यूएशन कहता है। तो देखो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि मैंने आपको बताया समेटिव से याद रखो समरी, समरी होती है बिल्कुल लास्ट में, जैसे कि फाइनल एग्जाम बिल्कुल लास्ट में होते हैं। एंड फाइनल एग्जाम से आप लोगों को ग्रेड्स दिए जाते हैं, परसेंटेज या मार्क्स बताए जाते हैं, तो ये होता है समेटिव इवैल्यूएशन। ओके। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमेशा कक्षा के दौरान करवाया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन द कंसिस्टेंसी of data collected is measured at different points of time, it is identified as। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसमें कहा है कि एक रिसर्च है, हमें उस रिसर्च का एक टेस्ट लेना है। आज मान लीजिए मैंने मॉर्निंग में उसका टेस्ट ले लिया, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए मैंने 2 दिन के बाद इवनिंग के टाइम पर उसका टेस्ट फिर ले लिया। सेम टेस्ट 2 दिन बाद इवनिंग में कर दिया। फिर 2 दिन बाद नाइट में, रात के समय मैंने सेम टेस्ट लिया। हमने क्या किया, किसी भी डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए अलग अलग टाइम में, अलग अलग दिन में उसको हमने टेस्ट किया। तो इस टेस्ट का नाम होता है इंटररेटर टेस्ट, रीटेस्ट, स्प्लिट हाफ या फिर इंटरनल रिलायबिलिटी। तो ये होती है टेस्ट रीटेस्ट। आपको पता है एक ही टेस्ट को बार बार कंडक्ट कराया गया। ठीक है, सो टेस्ट रीटेस्ट। स्प्लिट हाफ में होता है एक टेस्ट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है और अलग अलग डोमेन में काम करवाया जाता है। ऑलरेडी इन सब पे डिटेल्ड वीडियो है, अगर आपने नहीं देखी है, ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बहुत इजी है। फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन गेट फोकस्ड इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। सो टीचिंग के 3 लेवल्स होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। कई बार ऑटोनॉमस को भी ऐड कर दिया जाता है, लेकिन मेजरली 3 आपने याद रखने हैं। तो जब भी हम फैक्ट और किसी भी इंफॉर्मेशन, सूचना या तथ्यों की बात करते हैं, तो वो कौन से लेवल पर काम करता है, कमेंट करके आंसर बताइए। Change of behavior in people after they come to know they are participating in a research project to produce results that do not have validity is known as। अब देखो आप एक रिसर्च करने जा रहे हो और आपको पता है कि इस रिसर्च का जो भी रिजल्ट आएगा उसकी कोई भी वैलिडिटी कंसिडर नहीं की जाएगी, तो वो कौन सा रिसर्च आप लोगों का माना जाता है? तो ये होगा ब्लाइंड इफेक्ट, इवैल्यूएशन इफेक्ट, हॉथरॉन इफेक्ट या फिर डिमांड इफेक्ट। सो करेक्ट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज हॉथरॉन इफेक्ट। इसको आप लोग एक और नाम दे सकते हो, ऑब्जर्व बायस। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार। ठीक है, इट रेफर्स टू द चेंज इन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू बीइंग ऑब्जर्व्ड और अवेयर ऑफ बीइंग ऑब्जर्व्ड। अगर देखो किसी को लगता है अब मैं कुछ प्रोजेक्ट अपना कर रही हूँ, कुछ काम अपना कर रही हूँ, मुझे पता है कि मेरे सामने मेरे सीनियर्स बैठे हुए हैं, सीनियर टीचर्स बैठे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, या मैं पेपर लिख रही हूँ, जो एग्जामिनर है वो मुझे ही देख रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, मैं हड़बड़ा जाऊंगी, आता आता क्वेश्चन भूल जाऊंगी, लिखना रुक जाऊंगी, मेरे बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। तो ये होता है हॉथरॉन इफेक्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट मार्क्ड बाय शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स in their interchanges will be most helpful for which level of teaching। सो ये आपका कौन से लेवल ऑफ टीचिंग का करेक्ट आंसर है, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्यों, देखो रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है, जहां पर टीचर ही सिर्फ बोल रहे होंगे, वो होगा मेमोरी लेवल। यहाँ पर कहा है शेयरिंग एंड केयरिंग बाय टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, यानी कि टीचर और स्टूडेंट दोनों बराबर लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी कम्युनिकेशन में, किसी भी डेटा शेयरिंग में। ठीक है, सो ये है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट इज इफ टीचिंग इज viewed as a continuum, which of the following modality involves active give and take between teacher and learners। so active give and take की जब भी हम बात करते हैं, actively टीचर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो होता है हमेशा इंस्ट्रक्शन में, अनुदेश में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो ट्रेनिंग क्या करती है, किसी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डेवलप करती है। एंड गिव एंड टेक वाला प्रोसेस यहाँ पर हमेशा चल रहा होता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दोज टीचिंग स्ट्रेटेजीज विच आर लर्नर सेंटर्ड। सो स्टूडेंट्स पर फोकस्ड कौन सी स्ट्रेटेजीज में होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग, नेक्स्ट इज टीम टीचिंग, लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट,
पेयर शेयर डिस्कशन, लेक्चरिंग विद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ओके, सो सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग की इसमें कहते हैं कि कोऑपरेट किया जाए, टीचर और स्टूडेंट्स दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तो ये लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है टीम टीचिंग। नहीं, इसमें बहुत सारे टीचर्स एक बड़ी क्लास में आते हैं और एक साथ सब पढ़ाते हैं। लेबोरेटरी बेस्ड प्रोजेक्ट, लैब वगैरह में जो होते हैं उसमें क्या होता है, तीन तीन चार चार बच्चों का ग्रुप्स बनाया जाता है, वो खुद प्रोजेक्ट को पर काम करते हैं। पेयर शेयर डिस्कशन, ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनको कहा जाता है कि जैसे एक टास्क दे दिया इस ग्रुप को, एक टास्क दे दिया इस ग्रुप को, और लास्ट में बोला जाता है सब इंडिविजुअली काम करो या छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करो और आपस में सारा डेटा शेयर कर दो। लेक्चरिंग जो है वो टीचर सेंटर्ड होता है। सो करेक्ट आंसर है ए, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को इस ये वाली पीपीटी चाहिए तो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। In which of the following sampling methods employed in research and the units comprising the samples are given equal and independent chance? So कहाँ पर सैंपल में, सैम्पलिंग में इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस दिया जाता है हर एक पर्सन को। अब देखो, इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की बात हो रही है। ठीक है, एंड यहाँ पर कहा है सैम्पलिंग मेथड एम्प्लॉयड इन रिसर्च एंड यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। 1000 लोग हैं, 1000 लोगों को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, सैम्पलिंग में ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं इनको मॉड्यूल्स नहीं, इनको क्लस्टर बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी होगा क्लस्टर सैम्पलिंग। स्मॉल यूनिट्स कहाँ है ना, तो डायरेक्टली क्लस्टर्स आपको पता लगना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ कीवर्ड्स और ट्रिक्स होते हैं जहां से आपको कॉन्सेप्ट चाहे नहीं भी क्लियर हो फिर भी आप आंसर ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट इज इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपर फंक्शन। हर एक टीचर को गेट कीपिंग करनी चाहिए, यानी कि हर बच्चे पर बराबर नजर रखनी चाहिए और एक्टिव भी रहना चाहिए। स्टेटमेंट 2 है, एवरी टीचर in an higher educational institution should act as moral custodian of student both inside and outside it। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो टीचर होते हैं उनको स्टूडेंट पर अंदर बाहर हर तरफ से, चाहे कॉलेज स्कूल के अंदर है बाहर है, नजर रखनी ही चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्डवेयर वाज यूज्ड बाय द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर में टोटल 5 जनरेशंस हैं, फ्रॉम 1 to 5, एंड हर एक जनरेशन में एक अलग हार्डवेयर, एक अलग सिस्टम यूज किया जाता है जो कि उसकी फंक्शनैलिटीज को, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज करने में और उसके साइज को कम करने में मदद करता है। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की बात की गई है, तो पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स, वैक्यूम ट्यूब्स, वीएलएसआई और इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको आईसी के नाम से जाना जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो वीएलएसआई है इसके साथ ही आपके पास यूएलएसआई और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। आपको पता होगा कि आजकल स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये जो है वीएलएसआई, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन तो नहीं हो सकता। सो फर्स्ट जनरेशन वी हैव इज वैक्यूम ट्यूब्स। यहाँ से जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेबल आप लोगों ने सिर्फ याद रख लेना है। देखो फर्स्ट जनरेशन कौन से पीरियड से कौन से पीरियड के बीच में था, मेन टेक्नोलॉजी या हार्डवेयर इसमें क्या यूज होता था, ये आपको याद रखना है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25। सो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। बाइनरी लैंग्वेज वो होती है जो कंप्यूटर समझता है। अब आप कंप्यूटर में अगर 25 लिखते हो तो वो उसको इनमें से किसी एक में कन्वर्ट करता है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करना है, बचपन में आप लोगों ने एलसीएम निकालना सीखा था। 25 का 2 से एलसीएम निकालना है, जो भी नंबर होगा उसका 2 से एलसीएम निकालना है। ठीक है, 12 2 सा 24, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 बच गया ना। 6 2 सा 12, रिमाइंडर इज 0। 3 2 सा 6, पूरा कट हो गया तो 0। फिर से 2 से करना है, 2 1 सा 2, सो यहाँ पर आ गया 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब इसको इस डायरेक्शन में पढ़ना है, तो ये है 1 1 0 0 1। सो देखो करेक्ट आंसर क्या है, 1 1 0 0 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सिमिलरली मैंने आप लोगों को, चलो एक और क्वेश्चन दी थी 36। 36 का बाइनरी नंबर बताइए, याद रखिएगा 2 से इसको डिवाइड करना है। ओके, next is which of the following is the fastest to read from and write to than the other kind of storage in a computer। so computer के 4 storage devices का नाम दिया है। इसमें बोला है इनमें से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रीड और राइट कौन करता है। रीड का मतलब है फाइल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको पढ़ना, उसको देखना। राइट का मतलब है फाइल में कोई नई जैसे सीडी है या कुछ भी है उसमें नई चीज को ऐड करना। सबसे फास्ट काम कौन करता है, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम और रैम।
ओके। सो फ्लॉपी डिस्क भी स्लो है, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी चाहे अच्छी होती है बट फास्ट प्रोसेसिंग के लिए ये यूज नहीं होता। अब कंफ्यूजन है रैम और रोम में। सो देखो सीडी आप सबने सुना होगा, ठीक है, देखी भी होगी। कॉम्पैक्ट डिस्क होता है सीडी का नाम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी इन चारों में से है रैम। अगर रैम ऑप्शन नहीं होता या रैम के अलावा अगर आप लोगों के पास जैसे कि रजिस्टर्स दिए होते, कैशे मेमोरी दी होती, तो ये करेक्ट आंसर्स होने थे। ओके। द मेन टू कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर, अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू को बोला जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ओके। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, दो कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के अंदर, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, यानी कि सीयू प्लस एएलयू। एएलयू और बस, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, रजिस्टर्स एंड मेन मेमोरी। देखो ये तो मेमोरी आ गई, रजिस्टर भी एक मेमोरी का ही प्रकार होता है। तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे इनमें, क्योंकि कंपोनेंट पूछा है, मेमोरी के टाइप्स नहीं पूछा है। अब बस क्या करती है? बस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा ट्रांसफर के लिए इंटरनली काम करती है, तो ये भी नहीं होगा। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सी यू एंड एएलयू। एएलयू मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। सो व्हाट इज एन एक्रोनिम फॉर? व्हाट नहीं, यहाँ पे स्वॉट होगा, SWOT। ठीक है, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो इंटरनेट में स्वॉट को इंट्रोड्यूस किया गया है, इंटरनेट से फायदे भी है नुकसान भी है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्वॉट की फुल फॉर्म बनाई गई है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ओके। इंटरनेट हमें स्ट्रेंथ भी देता है, काम करने की ताकत भी देता है, हमारी कमजोरी भी है, अपॉर्चुनिटीज देता भी है और छीनता भी है साथ में। खतरों खतरा भी इससे बहुत ज्यादा होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज। सो देखो जो टीचिंग लर्निंग होती है क्लासरूम में भी होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन जहां पर हम आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब इंटरनेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो कहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है ये? एनिमेशन टेक्निक्स के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। असेसमेंट प्लान्स के लिए मूल्यांकन करने की योजनाएं हमें आईसीटी बताता है? नहीं बताता है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करता है, उद्देश्य क्लियर करता है? उद्देश्य तो देखो एज अ टीचर आपको ही क्लियर करने होंगे। क्लियर इंस्ट्रक्शंस में ये हमें हेल्प करता है। अब जैसे मैं आपको काफी चीजें बोल रही हूँ, हो सकता है स्टूडेंट्स को वो चीजें शायद क्लियर सुनाई ना दें या वो समझ ना पाए क्या है। तो अगर आईसीटी जैसे आपके सामने ये स्क्रीन है, इसमें क्वेश्चन लिखे भी हैं, अब मैं आंसर बताऊंगी, कई बच्चे नहीं सुनेंगे। अब यहाँ पर आंसर डिस्प्ले हो जाएगा तो उनको क्लियर चीजें दिख जाएगी, तो इंस्ट्रक्शंस देने का तरीका मेरा बिल्कुल क्लियर हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी क्लास में आईसीटी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैचेस इनकरेक्टली विद देयर फुल फॉर्म्स? तो यहाँ पर चार फुल फॉर्म्स दी गई हैं, बहुत कॉमन टर्म्स हैं, आपको बताना है कौन सी गलत है। जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंसर, जीपीएस ग्लोबल पार्टीशनिंग सिस्टम, एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन सब लोग यूज करते हैं। सिम सब्सक्राइबर एंटिटी मॉड्यूल, तो देखो जीपीएस भी मोबाइल फोन में सबके होता है, एटीएम भी सब जाते हैं, सिम भी सबके पास है। गलत है यहाँ पर जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सेंसर, इसकी फुल फॉर्म में मिस्टेक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? देखो अब आप लोग बोलते हो, कई बच्चे बोलते हैं मेरे पास आज इंटरनेट पैक है, मेरे पास मुझे 2 GB डेटा मिलता है, कई बोलते हैं मुझे 1.5 GB डेटा मिलता है। तो ये बी क्या है? ये बाइट होते हैं। ओके। सो इसमें बोला है कि एक बाइट इक्वल्स टू कितने बिट्स? 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट? तो याद रखिए एक बाइट बनता है 8 बिट्स को मिलाकर, यानी कि छोटे छोटे ऐसे 8 बिट्स बनेंगे, उन सबको मिला करके एक बाइट बन जाता है। सिमिलरली अगले 8 अगर हम ऐसे बनाते हैं, तो ये हमारे पास 2 बाइट हो गए। तो 1 बाइट इक्वल्स टू स्मॉल 8 बिट्स। ओके। अब यहाँ पर ये चार्ट याद रखना है, स्मॉलेस्ट यूनिट बिट होती है, उसके बाद आती है बाइट। ओके। 1 बिट, बाइनरी डिजिट या 0 या 1, एक निबल 4 बिट्स। अगर यहाँ पर 1 बाइट की जगह 1 निबल पूछा होता तो 4 बिट्स आंसर होता। 4 बिट्स, उसके बाद 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स, उसके बाद आता है
1 केबी इक्वल्स टू 1024 बाइट्स, 1 एमबी इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट्स। ठीक है, देखो उसके बाद आता है 1 जीबी इक्वल्स टू 1024 एमबी। तो स्मॉलेस्ट यूनिट है बिट, देन बाइट, देन बिट, देन निबल, देन बाइट, उसके बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। सो 1 जीबी डेटा इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट, आपको मिलता है 2 जीबी डेटा। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस टेबल को याद रख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट एक्सेस स्पीड। तो सबसे ज्यादा एक्सेस स्पीड किसकी होती है? हमने पहले देखा था हार्ड डिस्क, रैम, रोम और कैशे मेमोरी। मैंने आपको अभी बताया कि वैसे तो हमने क्या बताया, रैम की होती है, लेकिन उस वक्त क्योंकि कैशे मेमोरी ऑप्शन नहीं था, रैम से ज्यादा एक्सेस हाईएस्ट स्पीड होती है कैशे मेमोरी की। इसको कैश मेमोरी या कैशे मेमोरी कुछ भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा फास्ट होता है ये। टेम्परेरी मेमोरी होती है, इसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंट स्टोर नहीं होता, टेम्परेरी स्टोर होता है। एक बार सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दोगे, कैशे मेमोरी का डेटा डिलीट हो जाता है। 1 जीबी इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी बताया 1 जीबी किसके बराबर होता है, ये होता है 1024 केबी। ठीक है, सो इसके लिए ये वाला चार्ट याद रख लीजिए, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पेटाबाइट, ये सीक्वेंस है। बस इसको 1024 करते रहना है, या 2 टू रेज टू पावर 10 इस तरीके से करते जाना है। ओके, डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी है, नहीं देखा है, जहां पर मैंने बहुत आराम से ये कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, तो बता दीजिए कमेंट करके नहीं समझ में आया है ये। वीडियो का लिंक दे दूंगी आपके साथ, ठीक है। अगर ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और चाहते हो कि कंटिन्यू करूं, तो एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर अपडेट दे दीजिएगा। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है इरिटेशन इन आईज इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूटेंट, यानी कि आंखों में जो जलन होती है वो कौन से प्रदूषक की वजह से होती है। सो करेक्ट आंसर है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेचुरल हजार्ड्स हैव द हाईएस्ट पोटेंशियल टू कॉज डैमेज टू ह्यूमंस। सो निम्नलिखित में से कौन सा वो प्राकृतिक ऐसा खतरा है जो कि मनुष्यों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ड्रॉट्स एंड फ्लड्स, यानी कि सूखा और बाढ़। Then we have next question, which of the following sequences represents the most logical sequence in doing research? So research करते समय हमें एक सीक्वेंस को, एक स्टेप को, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है, तो कौन सा वो करेक्ट ऑप्शन है। सो देखो, सबसे पहले हम लोगों के पास, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है और डिफाइन करना है किसको, रिसर्च प्रॉब्लम को। उसके बाद हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी कि परिकल्पना करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हम उस परिकल्पना को चेक करते हैं कि क्या वो सही है या गलत है, एंड देन सबसे लास्ट में हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं। तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आएगा। तो इसमें सबसे पहले ये याद रखिए कि रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा पहला स्टेप होता है, एंड रिजल्ट की रिपोर्ट बनाना लास्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मॉग इन सिटीज इन इंडिया मेनली कंसिस्ट ऑफ। भारत के शहरों में जो स्मॉग होता है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। उसमें होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सुटेबल फॉर बायो मॉनिटरिंग ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इज। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण की जैव निगरानी के लिए कौन से पौधे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है व्हाइट पाइन, यानी कि सफेद चीड़ का पेड़। देन वी हैव मॉस एंड लिचन्स, यानी कि काई और लाइकेन जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि बायो मॉनिटरिंग अगर हमें करनी है सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन की, तो उसमें बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है कि पिछली बार एग्जाम में थोड़ा घुमा के पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन का पार्ट था एंड ये ऑप्शंस का पार्ट था, तो आप लोगों को क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेगरिज्म इन रिसर्चेस। इसको आप लोग प्लेजरिज्म भी बोल सकते हो, प्लेगरिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको कि शोध की चोरी बोला जाता है। रिसर्च में इसको क्यों यूज किया जाता है, क्या ये होता है। ये होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन को कॉपी करना एंड उसको यूज कर लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग मान लीजिए कि हमारी जो ग्लोबल ऑनलाइन के नोट्स अगर आप ले रहे हो, एंड उन नोट्स को आप लोग अपना नाम ऐड करके, अपनी कंपनी का लोगो ऐड करके आगे कहीं सेल कर रहे हो, किसी स्टूडेंट को बेच रहे हो, चाहे हार्ड कॉपी में चाहे सॉफ्ट कॉपी में, तो आप लोग क्या कर रहे हो,
प्लेजरिज्म कर रहे हो, यानी कि आपने क्या किया, हमारे कंटेंट को कॉपी किया और अपना नाम देकर उसको आप आगे सेल कर रहे हो, तो इसकी एक बहुत बड़ी सजा भी हो सकती है। तो रिसर्च के दौरान आपको ये चीजें याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ओजोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नेचुरल हजार्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप लोगों को जरूर पढ़कर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो ओजोन होल जो है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू यूवी रेडिएशंस। देन वी हैव ग्रीन हाउस इफेक्ट, सो ये मीथेन से कनेक्ट होता है। नेचुरल हजार्ड जो है सुनामी है, ठीक है, आप लोगों ने सुनामी सुना होगा, ये नेचुरल हजार्ड है, इसकी मदद से आप इजीली करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर सकते थे। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि इको सेंट्रिज्म होता है। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है, जो कि एक कॉमन पैटर्न है, एनटीए के एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज सोशल टेंशन इन इंडिया। तो क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, सोशल, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे सामाजिक तनाव बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है इंडिया में। इसका कारण ये बताया गया है कि जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है, यानी कि उसकी आवृत्ति और तीव्रता जो है वेदर चेंज की, विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 की दोनों ही स्टेटमेंट सही बोल रही है। एंड इस वाली स्टेटमेंट का कारण ये हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, द बिगेस्ट hindrance in using biomass as a major energy source is, तो लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू ग्रो एनर्जी क्रॉप्स जो है इसका एक मेजर रीजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू इंक्रीज सोशल टेंशन इन इंडिया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है, मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट टू एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। ठीक है, सो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ डे, पॉपुलेशन डे, ओजोन डे एंड एड्स डे। सो आप लोगों को स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि करंट अफेयर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सो आप लोगों के एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे की 2023 की थीम क्या थी, 2022 की थीम क्या थी, एंड कौन सी कंट्री में इसको सेलिब्रेट किया गया, कौन इंडिया में अगर ये सिर्फ मनाया जाता है तो कौन सी स्टेट ने या फिर कौन सी सिटी ने इस बार इसको होस्ट किया। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली ये डेज और उनकी जो थीम होती है। तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए एंड आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा इन चीजों के लिए। हम लोग जल्दी ही आपके लिए करंट अफेयर की लेक्चर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि डेफिनेटली आप लोगों को मदद करेगी। ओके, बिलो इज अ प्रोपोजिशन जिसमें कि पूछा गया है, महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, यानी कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इसमें हमें बताना है कि क्लासिकल कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कौन सा यूज किया गया है। ऑप्शंस आर यूनिवर्सल अफर्मेटिव एंड पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो यूनिवर्सल, जहां पे यूनिवर्स आ गया इसका मतलब है कि हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे, हम कुछ लोगों या कुछ चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सम परसेंटेज, सम पार्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट, राइट। सो यहाँ पे बोला गया है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये स्टेटमेंट सब लोगों ने सुनी होगी, ये स्टेटमेंट सब लोग मानते हैं। सो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या होगा, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ओके, जहां पे पूरी स्टेटमेंट ट्रू है एंड हम लोग बिल्कुल श्योर है उस स्टेटमेंट को लेकर के, तो वहां पे हमेशा यूनिवर्सल अफर्मेटिव टर्म आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास आर एक्सेप्टेड बाय वैशेषिक फिलोसफी, यानी कि वैशेषिक दर्शन के द्वारा कौन से प्रमाण को स्वीकार किया जाता है। ऑप्शंस है प्रत्यक्ष, अनुमना, शब्द, उपमना, अर्थपति या फिर अनुपलब्धि। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले वैशेषिक दर्शन क्या होता है। आप लोगों ने इंडियन फिलॉसफी जरूर सुनी होगी। इंडियन फिलॉसफी के अंदर हमारे पास 6 स्कूल्स होते हैं। 6 स्कूल्स में से किसी एक स्कूल का नाम है वैशेषिक फिलॉसफी, ठीक है, एक स्कूल का नाम है विशेषिक फिलोसफी एंड बाकी के जो 5 स्कूल्स हैं उनके नाम क्या है, ये आप मुझे होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हो इस क्वेश्चन को करेक्ट करना, गूगल पे चेक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके,
वैशेषिक फिलॉसफी एक स्कूल है एंड इसके अंदर दो प्रमाण्स को यूज किया जाता है। पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो चीज हमारे सामने होती है, जिस चीज को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। दूसरा होता है अनुमान लगाना यानी कि गेस करना। तो करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है गिवन बिलो आर टू प्रोपोजिशंस, ऑल फिलोसोफर्स आर फॉलिबल एंड सोक्रेट्स इज नॉट फॉलिबल। तो दो स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा फिलोसफर्स तो समझ आ गया, ये फॉलिबल का क्या मतलब होता है, सॉक्रेट्स का क्या मतलब होता है। मे बी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मतलब इसका पता होगा। ठीक है, सो आप लोगों को लॉजिकल रीजनिंग की एक ट्रिक मैं ये बताती हूँ कि आपको यहाँ पे वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। जो प्रोपोजिशंस गिवन होती हैं उसके वर्ड्स के मीनिंग पर फोकस नहीं करना है। आपको डायरेक्टली ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए भी आप लोगों को क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें चार तरह की चीजें होती है, ए, ई, आई एंड ओ। ओके, ए का मतलब होता है हमारे पास ऑल, देन वी हैव ई, ई का मतलब होता है नो, आई का मतलब होता है सम एंड ओ का मतलब होता है सम नॉट। एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ऑल फिलोसोफर्स, यानी कि स्टेटमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट ए। सॉक्रेट इज नॉट फॉलिबल, यानी कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओ। यहाँ पे सम नहीं लिखा है, बट नॉट अगर बीच में होगा तो इसका मतलब है कि सम शुरू में जरूर है। ठीक है, इसका मतलब है ए एंड ओ स्टेटमेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये दोनों स्टेटमेंट्स अगर एक जगह पे आ जाए, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। एंड ए और ओ के बीच में कौन सा रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशनशिप होता है। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सेप्टेड इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में कौन कौन सी चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है। फर्स्ट इज अध्यास, अपोहा, अभवा जिसको कि अभाव बोला जाता है यानी कि किसी चीज की कमी। नेक्स्ट इज अर्थपति, यानी कि किसी अर्थ की उत्पत्ति, यानी कि किसी वर्ड के मीनिंग को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। प्रत्यक्ष, जो चीज हमारे सामने है, शब्द मतलब कोई वर्ड। बुद्धिज्म में कौन सी चीज को एक्सेप्ट किया गया था, करेक्ट आंसर हियर इज बी एंड ई ओनली। डायरेक्ट क्वेश्चंस है। अगर आप लोगों ने एक लिस्ट बना दी है कि बुद्धिज्म में किसको एक्सेप्ट किया जाता है, उपनयन में किस चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे अपोहा एंड प्रत्यक्ष, ये दोनों चीजों के बारे में बात की गई है। अपोहा क्या होता है, अपोहा रेफर्स टू बुद्धिस्ट एक्सक्लूजन थ्योरी। ठीक है, ये उनकी एक्सक्लूजन थ्योरी का ही एक पार्ट है, जिसमें कि इट इज अ नेगेटिव प्रोसेस ऑफ एक्सक्लूजन। ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछी जाती है कि बुद्धिज्म के अंदर उनकी नेगेटिव स्टेटमेंट ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, तो वो है अपोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट गिवन है, आपको बताना है। कोई भी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आप ले सकते हैं, उसको बताना है कि उसका नेचर क्या हो सकता है। आपने अगर इसकी सिर्फ पीवाईक्यूज पे ओवरव्यू भी लिया होगा तो आपको पता होगा कि एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ हम वैलिड और इनवैलिड ये दो ही टर्म्स को जो है यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसाइड्स द फिगर ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन मैंने आपको बता दिया, उसके फिगर्स को हम कैसे डिसाइड करते हैं, कौन मदद करता है, तो उसमें मदद करता है मिडल टर्म। मिडल टर्म क्या होती है, दो स्टेटमेंट्स गिवन है, सपोज ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, देन वी हैव ऑल एनिमल्स आर ब्रेव। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन स्टेटमेंट क्या है, एनिमल्स है। इस केस में मिडल टर्म क्या होगी, मिडल टर्म होगी एनिमल। हमेशा किसी भी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन को डिसाइड करने के लिए, उसका फिगर डिसाइड करने के लिए मिडल टर्म का एक मेजर रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइड व्हाट। क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो होती है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, उससे हम उसके मूड तक पहुंच पाते हैं।
Then we have next question, the fallacy. Fallacies are very important for your UGC NET examination. We have different types of fallacies. All types are very important, right? So the fallacy produced in the conclusion due to the repudiation of साध्य by हेतु is known as. So हेतु के द्वारा अगर साध्य के रेप्यूडिएशन यानी कि खंडन के कारण कोई फैलेसी हमारे पास आती है, फैलेसी बनती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको विरुद्ध बोला जाता है। ठीक है? सो विरुद्ध को और क्या बोला जाता है? इसको कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल भी बोला जाता है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाएगा, लेकिन विरुद्ध की जगह ऑप्शन होगा कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल। ओके, ये क्या होता है विरुद्ध? इट इज द वन विच डिस्प्रूव्स द वेरी प्रोपोजिशन विच इज मेंट टू प्रूव। एक ऐसा प्रोपोजिशन जिसको हमें प्रूव करना था, लेकिन उसको हमने डिसअप्रूव कर दिया, वो हम उसके विरुद्ध चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलॉसफी? सो न्याय फिलॉसफी में कौन सा होता है एक सीक्वेंस? तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास आकांक्षा, देन वी हैव योग्यता, देन वी हैव सन्निधि, देन वी हैव तात्पर्य। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, four propositions given है, two of them are related in such a way that they cannot be true together although they can be false। यानी कि चार में से दो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि एक साथ ट्रू हो सकती हैं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ कभी भी फॉल्स नहीं हो सकती। सो इस क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं, ये स्टेटमेंट्स पढ़नी है, देन आपको इसके ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, देन फिर आप उसको कंपेयर करोगे। जो भी स्टेटमेंट जहां पे दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ ट्रू हो सकती हैं लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकती, वो स्टेटमेंट्स क्या होती है? कॉन्ट्रारीज स्टेटमेंट्स होती हैं। इस चीज को अगर आप लोगों ने नोट किया होगा, वो चीजें क्या होती है? कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट्स होती हैं। सो कॉन्ट्रारी स्टेटमेंट हमेशा होती है ए टू ई। ए का मतलब हो गया ऑल वाली, ई का मतलब हो गया नो वाली। सो ऑल वाली स्टेटमेंट एंड नो वाली स्टेटमेंट, इस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है? ए एंड बी ओनली। इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू इन्फेरेंस इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड, दैट इज कॉल्ड व्हाट? तो इट इज कॉल्ड पूर्ववत अनुमना। सो पूर्ववत अनुमना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पूर्ववत अनुमना क्या होता है? इन्फेरेंस होता है जिसमें कि वी इन्फर द अनप्रिसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम प्रिसीव्ड कॉज। अगला क्वेश्चन है, द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म इन न्याय फिलॉसफी। सो न्याय फिलॉसफी में एक हमारे पास ऑर्डर होता है जिसको कि आपको याद रखना जरूरी है। सो इसमें ऑर्डर सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? सबसे पहले आ जाएगा प्रतिज्ञा, उसके बाद आता है हेतु, उसके बाद आता है उदाहरणा यानी कि एग्जाम्पल, देन वी हैव उपनया, देन वी हैव निगमना। ओके, निगमन जिसको बोलते हैं। तो न्याय फिलॉसफी के अंदर ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन फिलॉसफी के जो 6 स्कूल्स होते हैं उसमें से एक न्याय फिलॉसफी भी है। गौतम जो है वो मेन प्रोपोनेंट है न्याय फिलॉसफी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ कॉग्निशन इज बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ परसेप्शन? सो करेक्ट आंसर है यहाँ पे निर्विकल्प प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, इन अ प्रोपोजिशन विच इज पर्टिकुलर अफर्मेटिव। सो मैंने आप लोगों को बता दिया पर्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। नीदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि इसमें हम लोग ना ही सब्जेक्ट को ना ही प्रेडिकेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरित नहीं किया जाता। In order to authenticate the environmental values as advocated by our ancestors, a scholar cites example from Vedas. The means of knowledge used by him or her in terms of Indian logic will be called as what? So it will be called as Shabd, यानी कि verbal testimony. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडियन लॉजिक। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कुछ नहीं समझाने की चीज है, हिंदी इंग्लिश में आपके सामने क्वेश्चन है, एज इट इज डेफिनेशन दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन लॉजिक द प्रेजेंस ऑफ द मिडल टर्म इन द माइनर टर्म इज कॉल्ड। सो माइनर टर्म में जो मिडल टर्म होती है, दो स्टेटमेंट्स में मैंने क्या बताया? मिडल टर्म होती है जो दोनों में कॉमन होती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पक्षधर्मिता।
ये सारे संस्कृत वर्ड्स हैं जो कि इंडियन लॉजिक कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज असिद्ध इज अ फैलेसी व्हेन द मिडल टर्म इज, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड, ठीक है। अनप्रूव्ड फैलेसी जो होती है, फैलेसी तब होती है व्हेन द मिडल टर्म इज अनप्रूव्ड। मैंने आप लोगों को डायरेक्टली आंसर ही बता दिया। सिद्ध मतलब प्रूव कर दिया किसी चीज को, असिद्ध मतलब अनप्रूव्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन माउंटेन इज fairy because it is smoky. It is smoky. Full stop. Which type of fallacy is committed by the above inference? So golden mountains यानी कि स्वर्ण पर्वत जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी होते हैं एंड वो फायरी भी होते हैं, ठीक है। बिकॉज इट इज स्मोकी, क्योंकि वहां पे धुआं भी रहता है। सो ये किसका आंसर है? ये आश्रय सिद्धि का आंसर है। Ayurveda, which deals with indigenous system of medicine, could be traced to। अब आप लोगों को पता है हमारे पास चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। सो आयुर्वेद की बात या फिर आयुर्वेदिक जो रेमेडीज होती हैं उसकी बात कौन से वेद में की गई है, ये पूछा है। सो वो बात की गई है अथर्ववेद में। All flowers are toys, some toys are trees। All flowers are toys and some toys are trees, some butterflies are trees। ठीक है। सो यहाँ पे हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, दैट इज सी एंड ई ओनली। सम टॉयज आर फ्लावर्स एंड सम ट्रीज आर बटरफ्लाइज। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, इसको आप लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट लॉजिक भी लगा सकते हो, या फिर जिसमें कि आप लोगों को मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया है कि a प्लस ए इज इक्वल्स टू ए होता है, यानी कि ऑल वाली स्टेटमेंट को अगर दूसरी ऑल वाली स्टेटमेंट के साथ जोड़ जाए तो आंसर में, यानी कि ऑप्शन में से ऑल वाली स्टेटमेंट जरूर सेलेक्ट होती है। तो इस तरह के मैंने आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं, ठीक है। या फिर आप लोग इसको इस तरह से वेन डायग्राम की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2, 10, 30, 68 एंड वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट नंबर। सो इस तरह के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हम लोगों को पहले बेसिक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है इन गिवन वैल्यूज के साथ। सो अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में तो इसका पैटर्न क्या है। अगर हम 1 रेज टू पावर 3 करते हैं, उसमें +1 कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 2, जो कि ये गिवन है। नेक्स्ट में अगर हम लोग 2 रेज टू पावर 3 करते हैं, +2 करते हैं, देन वी हैव वैल्यू 10। नेक्स्ट में 3 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 30। देन वी हैव 4 रेज टू पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 68। सो ये गिवन पैटर्न को तो हमने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है 5 रेज टू पावर 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 130। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 130। तो ये अगर स्टूडेंट्स आप लोग फाइंड द नेक्स्ट नंबर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं नंबर सीरीज या लेटर सीरीज के, इसको आप लोग पीवाई क्यूज को अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको काफी आइडिया हो जाता है कि किस तरह के पैटर्न से जनरली एनटीए क्वेश्चंस पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइट इज रिटन एज GILTH, तो इसके लिए आपको क्या करना है, LIGHT इस तरह से लिख देना है एंड इसको हम कन्वर्ट करते हैं GILTH से। सो इस तरह से अगर आप लोग इन लेटर्स को लिख लेते हो तो आप लोगों को इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। सो अब देखो, आई को हमने एज इट इज रहने दिया, जी को हमने यहाँ पे ले आया और इस वाले एल को हमने यहाँ पे ले आया, साथ ही एच को हम इस तरफ ले आए हैं एंड टी को हम इस तरफ ले आए हैं। सो इसमें हो रहा है ये वाला पैटर्न फॉलो। नेक्स्ट एक और चीज हमें दी है कि अगर फाइट को इस तरह से लिखा जाता है तो इसको भी हम लिख कर देख लेते हैं, FIGHT। ये आप लोगों को समझाने के लिए स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा स्लो जा रही हूँ। अगर आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो आप लोग बहुत इजीली कम समय में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे भी देखो, मिडल टर्म को हमने एज इट इज रखा, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए एंड इन दोनों को भी हमने इस तरह से इनकी पोजीशन चेंज कर दी। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा नेक्स्ट क्या हो सकता है, SIGHT। इसको हम क्या कर सकते हैं, जी को यहाँ ले आएंगे, आई को एज इट इज रख लेंगे, देन वी हैव एस, देन वी हैव यहाँ पे आ जाएगा टी एंड एच को ले आएंगे हम इस तरफ। सो करेक्ट आंसर क्या बन गया, GISTH। सो GISTH यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हियर इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरह के
क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं एंड अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या फिर पेपर वन के कोई सेपरेट सेशंस आप मुझसे चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2, 10, 26 एंड 50। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता रही हूँ। इसमें कौन सी ट्रिक हमने यूज की है, कौन सा पैटर्न हमने यूज किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। ये डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा, इससे आप लोगों की एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता चल रहा, इसका पैटर्न नहीं पता चल रहा, तो भी कमेंट कीजिए, मैं वहीं पर आपका रिप्लाई कर दूंगी। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें कि पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज। लेटर सीरीज गिवन है ACF, EGJ, IKN एंड MOR। तो इस लेटर सीरीज में स्टूडेंट्स आप लोगों को सबसे पहले एक पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, इसमें हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, ACF, देन वी हैव EGJ, देन वी हैव IKN, देन MOR, ठीक है। इस तरह से आप लोग लिख दोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले पहले नंबर का कंपैरिजन करना है। ए से अगर हम ई के तरफ जाते हैं तो +4 वैल्यूज आती हैं। ए से ई पे काउंट कीजिए, 4 नंबर्स की एडिशन होती है। ई से आई पे भी +4 होता है एंड आई से एम पे भी +4 होता है। तो सेम ही पैटर्न हमें फॉलो करना है ई से आगे की ओर। ई से जब हम लोग आगे की ओर सॉरी, एम से आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाती है क्यू, ठीक है। ऑप्शंस में देखो, क्यू से ही आप लोगों को डायरेक्ट आंसर मिल गया, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। आप लोगों को यूजीसी नेट के रीजनिंग के सेक्शन में स्मार्ट वर्क करना है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो फर्स्ट लेटर सीरीज में से ही हम लोगों को करेक्ट आंसर बहुत बार मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम लोकेशन ए। एक पर्सन की लोकेशन है ए, तो उन्होंने ए से 3 किलोमीटर पर आवर की तरफ को ईस्ट की साइड को जो है मूव किया, ठीक है। अगर हम लोग इस पॉइंट को ईस्ट डायरेक्शन मानकर चलते हैं तो उन्होंने 3 किलोमीटर जो है ट्रेवल किया है। ये ईस्ट की डायरेक्शन है, ओके। उन्होंने सिर्फ यहाँ 3 किलोमीटर तक ही ट्रेवल किया। उसके बाद फॉर 1 आवर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 किलोमीटर के लिए उनको कितना समय लग गया, इसके लिए उन लोगों को 1 आवर का समय लग गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन उन्होंने टर्न कर दिया लेफ्ट को। इस तरफ को जाते जाते उन्होंने लेफ्ट को टर्न कर दिया एंड वो कितना 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया उन्होंने 6 आवर तक के लिए। इस तरफ को अगर देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पे 6 आवर्स 1.5 किलोमीटर तक का ट्रेवल किया टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। एंड इस तरह से वो कहाँ पर पहुंच गए, इस तरह से वो पहुंच गए अपनी लोकेशन बी पे। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। अब देखना है ए से बी पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो ये वाला शॉर्टेस्ट था। यहाँ पे 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, यहाँ पे उन्होंने 1.5 किलोमीटर ट्रेवल किया। इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए हमें पहले कैलकुलेशन करनी है। 1 घंटे तक आप कैलकुलेट करते हो 3 पे, तो आपका रिजल्ट आ जाता है यहाँ पे टोटल 3 किलोमीटर। देन 1.5 को हमें 6 के साथ करना है, यानी कि 1.5 किलोमीटर उन्होंने 6 आवर्स में ट्रेवल किया। 1.5 को अगर हम 6 से मेजर करते हैं तो वो आ जाता है अराउंड 9 किलोमीटर्स। शॉर्टेड डिस्टेंस के लिए हमें फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ये जो वैल्यूज आई हैं बेस स्क्वायर प्लस दिस वाला स्क्वायर, एंड इसको हम ये कर देंगे, आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9.48। 9.48 किलोमीटर शॉर्टेस्ट पाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग नंबर सीरीज 0, 6, 24, 68 एंड 120। यहाँ पे सेम हमें लॉजिक को फॉलो करना है। पहले मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ। इसमें देखो क्या है, 0 में 1 को मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 0। देन वी हैव 1 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 6। नेक्स्ट वी हैव, तो 6 वैल्यू भी आ गई, 0 वैल्यू भी आ गई। 24 वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4, दैट इज 24। उसके बाद आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 60। 60 वैल्यू आ गई। उसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू 6, 120।
Then we have 5 into 6 into 7 that is equals to 210. So correct answer यहाँ पे है 210. तो ये थोड़े से बेसिक लॉजिक्स होते हैं जो कि प्रैक्टिस आपकी चाहते हैं, तभी आप लोग इनको सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा विजुअलाइजेशन मेथड। सो डेटा विजुअलाइजेशन होता है पाई चार्ट एंड बार चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। सो लेटर सीरीज गिवन है जिसमें बोला गया है ए बी सी एफ। अगला है बी सी डी जी, इस तरह से ही आपको हमेशा लिखना है। देन वी हैव सी डी ई एंड एच, देन वी हैव डी ई एफ एंड आई। ओके, सो ये लेटर सीरीज आ गई। अब इसमें देखना है नेक्स्ट टर्म कौन सी होगी। इसमें ए से बी पे जाएंगे +1, बी से सी पे जाएंगे +1, सी से डी पे जाएंगे +1, यानी कि एक एक डिजिट हम आगे बढ़ते गए। देखो फिर से यहाँ पे बी से सी पे गए +1 +1 +1 का पैटर्न ही यहाँ पे फॉलो किया गया है। डी के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ गई ई के बाद नेक्स्ट वैल्यू आ गई एफ। यहाँ पे ई एंड एफ के 3 पैटर्न्स गिवन है। ठीक है, हमें अगला भी सॉल्व करना पड़ेगा। E+1 F+1 G। तो यहाँ पे इसको हटा देंगे तो F+1 G। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास H+1 I+1 J। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज EFGJ। EFGJ यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 0, देन वी हैव 8, देन वी हैव 24, देन वी हैव 48। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया है वो अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको इसका आंसर आता है तो स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे बताने से पहले। ठीक है, 0 से 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 का। 8 से 24 के बीच में कितना है? 16 का। 24 से 48 के बीच में कितना है? 32 का डिफरेंस है ना। अब तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कोई भी नहीं आया, लेकिन ये जो डिफरेंस आया है ये सारा डिफरेंस भी क्या है? ये सारा डिफरेंस भी जो है कैलकुलेट होता है 8 से। इसमें डिफरेंस आ गया 8 का, इसमें डिफरेंस आ गया 8 का। इसी तरह से हमें नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 8 2 16, 16 2 32, देन हमें इसमें नेक्स्ट वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अगर हम इसमें 8 ऐड करते हैं तो वो कितना आ जाता है? 40। 48 में अगर हम लोग 32, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा 24। ठीक है, 24 में अगर 8 ऐड करते हैं तो आ जाएगा 32। 48 + 32 आ जाता है 80। ठीक है, 80 आ गया यहाँ पे आंसर हमारे पास इस तरह से। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग लेटर सीरीज एंड आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर ACE FHJ KMO एंड PRT। राइट, इसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें आप लोग देखो, सबसे पहली टर्म है AC। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +5 का, +5 एंड +5। नेक्स्ट भी अगर हम देखें तो +5 का ही डिफरेंस है, तो ज्यादा इसमें आगे नहीं बढ़ते हैं, डायरेक्टली P के बाद अगर हम लोग +5 कर लेते हैं, P के बाद +5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? U आ जाएगा। U पे हमारा डायरेक्टली आंसर यहाँ पे आ जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर। डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, जिसमें पहला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है एंड इसमें एक तरफ लेवल्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं, दूसरी तरफ फोकस ऑफ कंसर्न यानी कि इसका बेसिक डेफिनेशन हम बोल सकते हैं वो दिया गया है। सबसे पहले ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों ने मेरे थ्योरी लेक्चर सीरीज देखे हैं तो उसमें मैंने इस टॉपिक को लेकर के कीवर्ड्स आपको बताए हैं। अगर हम मेमोरी लेवल की सबसे पहले बात करें, ये स्मॉलेस्ट लेवल होता है एंड जहां पर भी हम फैक्ट्स को रिकॉल करने की बात करते हैं, कभी भी आपको रिकॉल वर्ड नजर आए डायरेक्टली आप लोग मेमोरी लेवल को उससे कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फिर हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल। किसी चीज की समझ कब होती है? जब हम उसके बीच में रिलेशनशिप, उसके फैक्ट्स और उसी चीज को लेकर के एग्जांपल्स बनाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि हम उससे उस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आ चुके हैं। देन वी हैव रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी कि जो कुछ भी हमने इन दोनों लेवल्स में सीखा था उसको रिफ्लेक्ट करने का समय आ चुका है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है? प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं तो मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमने जो कुछ भी सीखा उन सब चीजों को रिकॉल करते हुए उनको
बीच में रिलेशनशिप देखते हुए हम प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। देन वी हैव ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, जो कि डायरेक्टली किसी भी चीज की इफेक्ट और उसकी फीलिंग्स के साथ हमें कनेक्ट करता है। सो अफेक्ट एंड फीलिंग्स की अगर बात हो, देन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। सो ये कुछ कीवर्ड्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following set of statements best represent nature and objective of teaching and learning? यानी कि सीखने और शिक्षण और सिखाने या सीखने का जो तरीका होता है उसकी प्रकृति और उद्देश्य से रिलेटेड हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। फर्स्ट इज टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। तो ऐसा तो नहीं होता, टीचर है कुछ बेचने के लिए तो नहीं है, यहाँ पे नॉलेज हम शेयर करते हैं ना कि बेचते हैं। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। सो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, ये एक सामाजिक कार्य है। अब आप लोग पढ़ रहे हो, आप सीखना चाहते हो या नहीं सीखना चाहते हो, ये आपका व्यक्तिगत डिसीजन हो सकता है। टीचिंग implies learning whereas learning does not implies teaching। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि टीचिंग से, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप इस वीडियो के बाद कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जरूर सीख कर जाओगे, लेकिन लर्निंग का मतलब यानी कि कुछ सीखने का मतलब जरूरी नहीं है कि वो टीचिंग से ही हो। हम कुछ भी कहीं से भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ काइंड ऑफ डिलीवरी ऑफ नॉलेज वाइल लर्निंग इज लाइक रिसीविंग इट। सो ये स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं सही है कि टीचिंग में हम क्या करते हैं, अपने नॉलेज को डिलीवर करते हैं। बट यहाँ पे डिलीवर की जगह अगर शेयर वर्ड यूज होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती थी। Next is teaching is an interaction and is triadic in nature, whereas learning is an active engagement and subject domain. So ये statement भी बिल्कुल correct है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जिसमें कि अगेन ये मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स एक तरफ दिए गए हैं एंड दूसरी तरफ उनके बेसिक फीचर्स की बात की गई है। तो सबसे पहले वी हैव स्वयं प्रभा, देन ज्ञान दैट इज ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, देन वी हैव ज्ञान वाणी, ज्ञान दर्शन एंड ज्ञान धारा। वहीं दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, सो इसको इस तरह से यहाँ पे कवर करते हैं। आप लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं बता दूं कि स्वयं प्रभा क्या है। स्वयं प्रभा एक फ्री डीटीएच चैनल हमें प्रोवाइड कराता है, एजुकेशनल चैनल्स ये हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो स्वयं प्रभा को हम डायरेक्टली इससे मैच कर देते हैं। ठीक है, सो इसको आप लोगों को इस तरह से याद रख लेना है। राइट, तो स्वयं प्रभा को हमने इससे मैच कर दिया। ज्ञान वाणी, वाणी का मतलब क्या होता है कि हम उस चीज को सिर्फ सुन सकते हैं। वाणी तो किसको सुन सकते हैं, हम एफएम को सुन सकते हैं। सी को हमने डायरेक्टली मैच कर दिया फर्स्ट के साथ। ठीक है, सी को हमने फर्स्ट के साथ मैच कर दिया। देन वी हैव ज्ञान दर्शन, दर्शन मतलब किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, ज्ञान दर्शन डायरेक्टली किससे कनेक्ट होगा, एजुकेशनल टीवी चैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये हम इसके साथ मैच कर चुके हैं। ओके, देन वी हैव ज्ञान धारा। ज्ञान धारा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान धारा क्या है, ऑडियो काउंसलिंग सर्विसेज है जो कि इंटरनेट के थ्रू हमें मिलती है। ये इसको हम मैच करेंगे। देन वी हैव ज्ञान, ज्ञान क्या है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ये क्या है, टैलेंट पूल है जिसमें कि साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स वर्क करते हैं, उनकी एंगेजमेंट रहती है विद इंडियन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह से कुछ कीवर्ड्स की मदद से आप इन रिपीटेड क्वेश्चंस को याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। ये स्टेटमेंट्स देखो। ऑल टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग, की हर एक तरह की टीचिंग से लर्निंग जरूर होती है। लर्निंग टू बी यूजफुल मस्ट बी डिलीवर्ड फ्रॉम टीचिंग, यानी कि अगर हमने सीखने के लिए जो उपयोगी चीजें होती है उसको उपयोगफुल बनाना है, तो उसके लिए वो चीजें टीचिंग की मदद से ही पूरी हो सकती हैं। यहाँ पे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि सीखने के लिए टीचिंग की जरूरत नहीं होती है। किसी स्टूडेंट को कुछ सीखने के लिए हर बार किसी टीचर की जरूरत नहीं होती, वो कुछ चीजें अपने आप भी सीखते हैं, कुछ चीजें सेल्फ स्टडी से भी सीखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप मुझे हमेशा की तरह कमेंट करके बताओगे एंड मैं वहीं आपको बताऊंगी कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर आंसर नहीं आता होगा तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं पे आपको इसका आंसर बता दूंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। अगर हमें अपनी टीचिंग को
प्रभावी बनाना है तो महत्वपूर्ण व्यवहार कौन-सा होना चाहिए? ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, हिंदी, इंग्लिश में पढ़िए एंड आंसर मुझे ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तरफ लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि टीचिंग लर्निंग सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं एंड उसको इफेक्टिव बनाते हैं। तो कौन-कौन से वो पॉइंट्स है? प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, यानी कि किसी छात्र को पहले से उस चीज़ में कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना अनुभव है। लर्नर का फैमिली लिंकेज, यानी कि अगर टीचर और लर्नर के बीच में कोई फैमिली रिलेशनशिप है तो ये स्टेटमेंट गलत है। एप्टीट्यूड ऑफ द लर्नर, यानी कि वो कितना योग्यता रखता है। लर्नर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो शिष्य है, शिक्षार्थी है, वो कौन से लेवल पर है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं नर्सरी केजी के बच्चे को हम लोग एनटीए का लेवल का पढ़ा रहे हैं। लर्नर्स फूड हैबिट एंड हॉबीज, तो लर्नर क्या जो खाता है, जो उनकी हॉबीज हैं, उनसे टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। लर्नर्स रिलीजियस एफिलिएशन, यानी कि उनके धार्मिक संबंध क्या है, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। सो करेक्ट आंसर क्या है? ए, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग में जब हम पढ़ाते हैं, क्लासरूम में जब टीचिंग होती है, द फाउंडेशन ऑन which a warm and nurturing relation with learner can be built is called। so उस समय पे एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स के साथ एक अच्छा संबंध कैसे बनाते हो एज अ टीचर, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? तो वो टीचर का अफेक्ट इंपॉर्टेंट है, टीचर का प्रभाव इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोग टीचर बन जाओ एंड स्टूडेंट्स को आप लोग बातों में लगा कर रखो, हंसी मजाक करते रहो एंड पढ़ाओ ही नहीं। वो कुछ समय के लिए स्टूडेंट्स को पसंद आएगा, लेकिन जब स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो वो आपको पसंद करना बंद कर देंगे। तो आपका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए, आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से रह भी रहे हो। एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासरूम, बट वहीं पे एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी हो जानी चाहिए। Okay, next is on the basis of summative test, a teacher is interpreting his or her students performance in terms of their wellness lifestyle evident in behavior। so इसको क्या बोला जाता है? इसको क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग के अंदर काउंट किया जाता है। इसमें क्या होता है? देखो, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है, जज किया जाता है। ये 4 टाइप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और आता है समेटिव इवेल्युएशन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। क्राइटेरियन रेफरेंस में, यानी कि एक मानदंड सेट कर दिया जाता है। अगर मानदंड ये है कि 60% से ज्यादा वाले बच्चों को पास किया जाएगा, उससे कम वाले बच्चे सभी फेल हो जाएंगे, तो एक मानदंड है। उसके अकॉर्डिंग हम स्टूडेंट्स का क्या करते हैं? उनको इवेल्युएट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लर्नर। कॉग्निटिव हियर मींस मेंटल एबिलिटी। किसी भी छात्र की संज्ञानात्मक या फिर उसके मेंटल लेवल को अगर हमें देखना है तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है? तो लेवल ऑफ विजुअल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट, यानी कि दृश्य साक्षरता का स्तर। अगला क्वेश्चन है, एम्पैथी इन इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन कम्युनिकेटर एंड द कम्युनिटी। नेक्स्ट इज एम्पैथी लाइक लिंक्स द टीचर एंड स्टूडेंट्स। तो एम्पैथी क्या होता है? सहानुभूति। क्या सहानुभूति टीचर और स्टूडेंट को लिंक करती है? बिल्कुल करती है। ऐसा नहीं कि हर एक स्टूडेंट को हम सहानुभूति की नजर से ही देखें, बट कहीं ना कहीं वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लर्निंग आउटकम्स इंडिकेटेड बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर सेड टू बी हाई लेवल आउटकम्स। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें पहला है लर्निंग ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स शोइंग द एबिलिटी टू एनालाइज एंड सिंथेसाइज। पहले डायरेक्टली आंसर पे जाते हैं, तो देखो, अगर हम लोग फैक्ट, किसी चीज के फैक्ट और नियम समझ लेते हैं तो वो हाई लेवल आउटकम हमें देता है, यानी कि उच्च स्तरीय परिणाम एक स्टूडेंट को देता है। अगर एक स्टूडेंट का हमें पता है, जैसे अगर आप लोगों ने, मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे थ्योरी लेक्चर्स देखे हैं तो ये क्वेश्चंस आप लोग देखोगे कि सेम डेफिनेशंस नहीं है, लेकिन वहां से आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे तो आप लोग इजीली एनालाइज कर सकते हो। ओके, एंड थर्ड वी हैव अवेयरनेस, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि कैसे हम लर्निंग आउटकम्स को, यानी कि सीखने के परिणामों को एक अच्छा लेवल तक पहुंचा सकते हैं। ये थे आज के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि हर साल लगभग हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको शेयर जरूर कीजिएगा एंड स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप किसी भी कोर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।